भारतीय जनता पार्टी जो मांग कर रही थी 400 पार, जिससे यह संविधान को बदल दिया जाए, उन्होंने बामुश्किल अपनी सरकार बनाई। दो तरह के बैसाखी के सहारे, एक बिहार के नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू के सहारे। लेकिन यह सरकार किस तरह से काम कर रही है आप देख रहे हैं कि लगातार संविधान और चुनाव खतरे में है, क्योंकि ईवीएम का जिक्र हुआ है यहाँ। बहुत दिलचस्प है, इसमें जो 3 पॉइंट्स आज हैं, जब 1990 में मंडल कमीशन लागू हुआ और उसके तुरंत उसकी प्रतिक्रिया में 3 कदम ब्राह्मणवादी ताकतों ने उठाई, वो यही 3 कदम थे। पहला क्या था, इस देश में ईवीएम को प्रभावशाली ढंग से लागू कर। दूसरा था निजीकरण, जब नौकरी ही नहीं रहेगा तो तुम आरक्षण कहां से लोगे। और तीसरा था कॉलेजियम व्यवस्था, जिसमें जज खुद अपने आप को नियुक्त करेंगे। सरकार का रोल और संसद का रोल 0 हो जाएगा। हालांकि अभी उसी के कारण थोड़ा बहुत बचा हुआ है, क्योंकि इस घिनौनी सरकार का उसमें हस्तक्षेप रहता है, तो जो भी बचे हुए जज हैं वो भी उसी परंपरा के रहते जिस हिंदू राष्ट्र और मनुस्मृति को ये लोग संविधान बनाना चाहते हैं, जिसके लिए जज कहता है कोर्ट में ऐसे ऐसी बातें करता है। और सबसे दिलचस्प थी कि जिस जज ने एससी के लिए क्रीमी लेयर की बात कही, उनको उन पर जूता फेंका गया। हम लोगों ने विरोध किया था, लेकिन अब लगता है कि वो विरोध पता नहीं सार्थक था कि नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं अब कि हमने माफ कर दिया। लेकिन चलिए, हम तो जानते थे कि महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद उनके हत्यारे को भी उनके परिवार के लोगों ने कहा कि हम माफ कर दिए, लेकिन स्टेट अपना कार्य किया। गिरफ्तारी हुई, ट्रायल हुआ, सजाए मौत मिली। यहां स्टेट तो चुप है। और अगर उस समुदाय का, जिसको आज हिंदू कहते हैं, अब उसके डेफिनेशन में मैं अधिक नहीं जाऊंगा, हिंदू मतलब आज होता है ब्राह्मण, तो उस समुदाय का अगर कोई चीफ जस्टिस होता और जूता कोई चला देते, खासतौर से अगर वो दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक होता, 7 जन्मों तक भी उसको जेल से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। जिस तरह से हमारे कुछ साथी जेएनयू के 5-6 साल हो गया बिना ट्रायल जेलों में है और उनकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं। और हमारे तमाम न्यायाधीश रिटायर होने के बाद इंटरव्यू देते हैं कि हमने तो कहा था कि आ जाओ, और किसको दिया था? ऐसे जज को जिसे पहले से लोगों को पता था कि क्या उनकी प्रतिक्रिया होगी। तो आज मैडम खड़ी है, तो इसका मतलब हो गया कि समय हो गया है। तो मैं सिर्फ ये निवेदन करके आपके साथ सामने और आपके माध्यम से देश के तमाम संविधान सम्मत लोग जो हैं, जो इस देश में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए संघर्ष करते हैं। महिलाओं को इसलिए मैं जोड़ा हूं कि एसआईआर में जो इस बार हुआ है, उसमें एक खास बात सुन लीजिए। महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुष वोटर बिहार में लगभग 900 थी, और एसआईआर होने के बाद वो घट के 25 घट गई, यानी प्रत्येक 1000 में 25 महिलाएं कम हो गई। इसका क्या मतलब हुआ? जबकि जनसंख्या का तो ये लोग नहीं कर रहे हैं, आपको पता है कि सेंसस को रोका हुआ है इन्होंने, लेकिन पॉपुलेशन प्रोजेक्शन होता है कई संस्थाओं के द्वारा कि अगर आज ये जनसंख्या है तो कल जाके क्या जनसंख्या होगी। उस पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के हिसाब से बिहार की टोटल वोटर लिस्ट जो थी उसमें 8 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, लेकिन कितना हुआ? 7.42 करोड़, जिसमें महिलाओं की संख्या कम हुई। और चुनाव होते होते चुनाव आयोग ने कहा कि 7.45 करोड़ ने वोट दिया।
हम तो ये जानते थे कि जब एक बार वोटर लिस्ट जारी हो जाती है और चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो वो फ्रीज हो जाता है, उसके बाद आप उसमें जोड़ और घटाव नहीं कर सकते। लेकिन 3 लाख तो ऐसे ही बढ़ गए। और उसके बाद जो फॉर्म 17 जो है उसमें जो अंकित जो लोग वोट दिए और जो चुनाव आयोग ने वोट की घोषणा की उसमें भी बड़ा इजाफा हुआ है। और इस तरह की, और आप बोलिए ट्वीट कीजिए तो तुरंत चुनाव आयोग कहता है कि एक आपका फोटो लगा देगा और लिखेगा कि हमने फैक्ट चेक किया, गलत। लेकिन बीएलओ की मृत्यु हो रही है, उसमें कोई फैक्ट चेक नहीं हुआ। क्या उन्होंने अपने हैंडल से वीडियो डाला है? केरल के कुछ बीएलओ, जिसमें वहां के जिलाधिकारी भी संभवतः हैं शामिल, वो नाच गा रहे हैं। इतने प्रफुल्लित हैं, इतने प्रफुल्लित है कि वो 41 लोग जो शहीद हो गए, जो बीएलओ है, पता नहीं वो किस कारण से शहीद हो गए। ज्ञानेश गुप्ता जी को तो पता ही नहीं है, उनकी जो बेटी, उनके आदेश, एसआईआर के आदेश के 1 दिन पहले जिनकी नियुक्ति हुई नोएडा के डीएम के रूप में, और उनके पता नहीं इन लोगों के पूरे खानदान भी आईएएस रहते हैं। लैटरल एंट्री से नहीं है, वो लैटरल एंट्री तो अलग है इनका खेला, वो यूपीएससी के माध्यम से है। और यूपीएससी किस तरह से परीक्षाएं कंडक्ट कर रही है, हमारे जो युवा साथी जो आज मुझे सुन रहे होंगे वो समझ जाए कि उनकी जो नौकरी सिर्फ ये नहीं खतरे में है कि नौकरी कम हो गई, उस योग्यता पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है जिन लोगों का चयन हो रहा है। तो उनके तमाम परिवार के लोग जो आईएएस हैं उनको बहुत ही प्लम पोस्ट्स दे दिया गया है। और देश में जो संघर्ष है उस पर एक विराम लगा हुआ है, क्योंकि राजनीतिक रूप से नेता जो है पता नहीं डरे हुए हैं कि क्या है। बोलने वाले कुछ लोग, हम लोग जो आज WTP के मंच पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में पूरे दमखम के साथ अपनी बात रखते हैं, लेकिन यही दमखम अगर संसद में भी दिखे, और मेरा निवेदन होगा आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से अपने तमाम राजनेताओं को कि अगर आपको दिखाना है, लोगों के वोट को बचाना है, तो कम से कम एक बार आप सड़क पे आइए। मैं मानता हूं कि संसद है जहां चर्चा होनी चाहिए, लेकिन संसद में अगर चर्चा ही नहीं हो रही है और सार्थक चर्चा बिल्कुल नहीं हो रही है, तो ये हमारे नेताओं का कर्तव्य होता है। और नहीं तो फिर हमारे कई सारे नेता बैठे हैं, विजेंद्र जी है, डॉक्टर रतन लाल जी है, सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग कॉल दें, हम लोग शामिल होंगे। कुछ दिनों के बाद जस्टिस ईश्वरैया का भी एक कार्यक्रम है,